प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के प्रकार। न्यायपालिका का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, अर्थात न्यायपालिका किसे कहा जाता है, इससे संबंधित बातें हमने पिछली वीडियो में समझा दी हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये बातें देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, न्यायपालिका के प्रकार। वास्तव में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत न्यायपालिका के प्रकार से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भी और जो सामान्य पाठक हैं जिनको कि राजनीति में रुचि है, उनको भी इस बात की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि न्यायपालिका कितने प्रकार की होती हैं। इस प्रकार का जो आधार लिया गया है वो आधार केवल यही है कि न्यायपालिका के संगठन, राजनीतिक दर्शन, कार्यों एवं शक्तियों के आधार पर विश्व के समस्त राज्यों की न्यायपालिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है। मैंने क्या कहा? विश्व की समस्त जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जिस भी रूप में न्यायपालिकाओं की स्थापना की गई है, तो उनके संगठन का जो राजनीतिक दर्शन है, उनके कार्य और शक्तियां, मतलब न्यायपालिका का जो राजनीतिक दर्शन है या जो उसका कार्य है और उसकी शक्तियां हैं, इसके आधार पर मुख्यतः पूरी दुनिया में न्यायपालिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है। नोट कीजिएगा, दो भागों में बांटा जाता है। पहली जो न्यायपालिका है उसे कहा जाता है प्रतिबद्धित न्यायपालिका, और दूसरी जो होती है उसे कहा जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका। ध्यान दें, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले जब यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पूछ लिया अनायास कि मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताइएगा कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका के संगठन के अंतर्गत जो राजनीतिक दर्शन होता है या न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, इनके आधार पर न्यायपालिकाओं का वर्गीकरण किया जाए तो पूरी दुनिया में न्यायपालिकाएं कितने प्रकार की हैं? तो उन्होंने जवाब कुछ अलग ही दिया। कोई कह रहा है सामान्य न्यायालय, विशेषीकृत न्यायालय। ठीक है, यह भी न्यायपालिकाओं के प्रकार हैं, लेकिन ये केवल संगठन में आते हैं। हमें तो यहाँ ये देखना है कि वास्तव में न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है या कार्यपालिका से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इस आधार पर न्यायपालिकाओं के दो प्रकार होते हैं पूरी दुनिया में। एक यहाँ मैंने नोट कर दिया है प्रतिबद्धित न्यायपालिका, और दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो भाई, इन्हें समझना है। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात सत्य है, मेरी पूंजी, मेरी ऊर्जा मेरे विद्यार्थी हैं। यह मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, और मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए ही प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ केवल आपके लिए कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं प्रतिदिन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनको समझना है आपको तरीके से। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराइएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। देखिएगा भाई, पूरी दुनिया में वास्तव में जब राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तो तीन प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। एक होता है उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं। नोट कीजिएगा, उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं।
मतलब वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की स्थापना की जाती है। संविधान के अंतर्गत ही किसी न किसी रूप में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है। और उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा जो हैं, जो मीन्स स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं, मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये है कि उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा सभी प्रकार की शासन प्रणालियों के अंतर्गत जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं होती हैं। नोट कीजिएगा, क्या प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं होती हैं। फिर से कह रहा हूं, उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा सभी जगह जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो प्रतिबद्धित होती हैं, मतलब वो कार्यपालिका के अधीन रह करके कार्य करते हैं, कार्यपालिका के प्रति कमिटेड प्रतिबद्ध होती हैं। नोट कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, कॉलेज, स्कूल लेक्चरर में प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या कहा है मैंने? उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा। जैसे भारत में क्या है? उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अमेरिका में क्या है? उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो मुझे बताइए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध है या स्वतंत्र है? स्वतंत्र है। अमेरिका में न्यायपालिका बताइए क्या कार्यपालिका के अधीन है? क्या कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध है? नो, स्वतंत्र है। तो इन दोनों ही जगह में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन दोनों ही जगह क्या है? उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। तो मेरे भाइयों ध्यान दें, दुनिया में जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जो न्यायपालिकाएं हैं वास्तविक रूप में वो स्वतंत्र हैं, अर्थात कार्यपालिकाओं के अधीन नहीं हैं बल्कि कार्यपालिकाओं से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र रूप में उनका अस्तित्व है, स्वतंत्र रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाता है, उनके कार्य में किसी भी रूप में कार्यपालिकाओं के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अब रही बात अन्य की, अन्य मीन्स उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा कितने प्रकार की शासन प्रणालियों का आप वर्गीकरण कीजिएगा, कितने प्रकार बनाएगा पूरी दुनिया में, उन सभी जगह जो न्यायपालिका होगी वो प्रतिबद्धित होगी, मतलब उनके अंतर्गत मतलब भाई सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली हो। जैसे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली का उदाहरण हम चीन ले सकते हैं। स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली जहाँ कहीं भी सैनिक शासन है या तानाशाही शासन है, उन सभी जगह न्यायपालिकाएं कार्यपालिका के अधीन रहते हुए कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वहाँ न्यायपालिकाएं कार्यपालिका के समर्थन में ही निर्णय लेती हैं, जिससे कि कार्यपालिकाएं और ज़्यादा निरंकुश बने। उनकी निरंकुशता को रोकती नहीं है बल्कि उनके अधीन रहते हैं, उनका समर्थन करती हैं। कहाँ होगा ये? स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में। तो ये बात क्लियर हो गई। मुख्यतया न्यायपालिकाओं के दो प्रकार होते हैं। इस आधार पर, किस आधार पर? फिर से बता रहा हूँ, अब नोट कीजिएगा आप। न्यायपालिका के संगठन के राजनीतिक दर्शन, कार्यों एवं शक्तियों के आधार पर विश्व के समस्त राज्यों की, मैंने क्या नोट किया यहाँ देखिएगा, विश्व के समस्त राज्यों की न्यायपालिकाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। विश्व की समस्त, अब देखो विश्व की समस्त राज्यों मतलब पूरी दुनिया में चाहे भाई किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो, आप पूरी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन कीजिएगा, न्यायपालिकाएं इस आधार पर दो ही प्रकार की होंगी, या तो स्वतंत्र होगी या प्रतिबद्धित होगी। ठीक है, आप इन दोनों को ठीक से समझिएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से डायग्राम भी बनाए, इनके माध्यम से मैं समझाऊंगा। मैं इस रूप में समझाऊंगा कि दोनों प्रकार की न्यायपालिकाएं ठीक से समझ में आनी चाहिए। चलिए, पहला जो न्यायपालिका का प्रकार है वह है प्रतिबद्धित न्यायपालिका। अब ध्यान दें, मैंने सामान्य रूप में समझा दिया है कि इसके अंतर्गत वास्तविक स्थिति क्या होती है। वास्तविक स्थिति ये होती है, मैंने चित्र नंबर 1 के अंतर्गत प्रतिबद्धित न्यायपालिका ही समझा है। तो इधर आइए, अब ये आगे की बात बाद में लेंगे, पहले इसको समझिएगा। देखो यहाँ मैंने नोट किया, इधर न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, और यहाँ जो विशेषकर न्यायपालिका है, ये जो मैंने तीर का निशान दिया है, इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो ये स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देश हैं, जैसे चीन है, ठीक है, हिटलर और मुसोलिनी के समय में इटली और जर्मनी का उदाहरण दे सकते हैं हम,
किसका? इटली और जर्मनी का। उस समय न्यायपालिकाएं वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के अधीन थी। मतलब हिटलर और मुसोलिनी जैसा कहते थे न्यायपालिकाएं वैसा ही फैसला सुनाती थी। समझ गए? मैंने दोनों को उदाहरण दे दिया है। तो ध्यान दें, ये न्यायपालिका वास्तविक रूप में कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती है और वास्तव में न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन नियंत्रण में रहते हुए कार्य करती है। कौन? न्यायपालिका। यहाँ न्यायपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं पूर्ण रूप में कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं और ये विशेषकर जो न्यायपालिकाएं होती है कार्यपालिका की निरंकुशता को या तानाशाही को रोकने का प्रयास नहीं करती हैं, बल्कि विपरीत रूप में न्यायपालिकाएं तो खुल करके इनका समर्थन करते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के द्वारा निरंकुश रूप में शासन किया जा सके और इनके अनुरूप ही न्यायपालिकाएं अपना निर्णय या फैसला सुनाती हैं। ऐसी व्यवस्था जहां कहीं भी होती है उसे आप कहेंगे प्रतिबद्धित न्यायपालिका। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब यहां मैंने जो नोट किया है इनको समझें। प्रतिबद्धित न्यायपालिका नोट कीजिएगा। न्यायपालिका राजनीतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धित होती है। अब देखो, ये जो बात मैंने समझा है ना, वही बात यहाँ है। क्या? न्यायपालिका राजनीतिक नेतृत्व मीन्स कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध होती है। मतलब वास्तविक रूप में जहाँ प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं होती हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया है हिटलर और मुसोलिनी के समय में इटली और जर्मनी में, वर्तमान चीन के अंतर्गत, और जहाँ कहीं भी वास्तविक रूप में तानाशाह शासन प्रणालियाँ, सैनिक शासन होते हैं, वहाँ पर न्यायपालिकाएं इसी प्रकार की होती हैं, मतलब प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं होती हैं। तो चलिए, न्यायपालिका राजनीतिक नेतृत्व मतलब कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होती हैं। अगली बात, न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य नोट करें, ये एग्जाम पूछा जाता है। यहाँ मतलब जहाँ प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं हैं, न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य होता है कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य को न्यायिक वैधता, नोट कीजिएगा ये प्रश्न बना है, न्यायिक वैधता प्रदान करना। मतलब जहाँ स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियाँ हैं जिन भी देशों में, जहाँ कहीं भी सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियाँ हैं, वहाँ न्यायपालिका जब भी कोई फैसला सुनाती है तो वास्तविक रूप में न्यायपालिका का उद्देश्य और कार्य होता है कार्यपालिका के प्रत्येक कार्यों को न्यायिक वैधता प्रदान करना। मतलब जो कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, न्यायपालिकाएं इनके कार्यों को अपने निर्णय के आधार पर वैधता, औचित्य, पूर्णता या समर्थन प्रदान करते हैं। इनका कहना यह है कि कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह जनहित में किया जा रहा है, चाहे जनहित में ना हो, जनता के हित के विरुद्ध हो, फिर भी न्यायपालिकाएं इनके पक्ष में ही फैसला लेती हैं। समझ गए? चलिए अगला, सर्वाधिकारी राज्यों में चाहे दक्षिणपंथी, मैं समझाऊंगा इसको, सर्वाधिकारी राज्यों में मैंने आपको कहा था ना कि 3 प्रकार की शासन प्रणालियां होती पूरी दुनिया में। उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो उनकी तरफ इशारा है ये। कौन की तरफ? स्वेच्छाचारी, सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारी राज्यों में चाहे दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी का मतलब जैसे फासिस्ट और नाजी, मतलब विशेषकर हिटलर और मुसोलिनी के समय की बात आ रही है। फासिस्ट, नाजी और सैनिक अधिनायकवाद आज भी जब तब विकासशील देशों के अंतर्गत कुछ देश ऐसे हैं जहां वास्तविक रूप में सैनिक शासन अस्तित्व में आते रहते हैं। तो चाहे दक्षिणपंथी मतलब फासिस्ट, नाजी या सैनिक अधिनायकवाद जहां कहीं भी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, वामपंथी मतलब जहां साम्यवादी अधिनायकवाद है, जैसे वर्तमान में चीन के अंतर्गत है। ठीक है, वामपंथी साम्यवादी अधिनायकवाद, न्यायपालिका सदैव कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है। मतलब भाई चाहे वामपंथी क्या होता है, विशेषकर ये समानता के ऊपर बल देती है, और दक्षिणपंथी किसके ऊपर बल देती है? स्वतंत्रता के ऊपर बल देती है। ध्यान रखना है, इसलिए इसको दक्षिणपंथी कहा जा रहा है, इसको वामपंथी कहा जा रहा है। तो चाहे दक्षिणपंथी हो, मतलब चाहे पूर्व, जबकि हिटलर और मुसोलिनी शासक थे उस समय इटली और जर्मनी में, चाहे फासिस्ट, नाजी, फांसीवाद, नाजीवाद, और चाहे सैनिक अधिनायकवाद हो या फिर वामपंथी व्यवस्था हो, जैसे वर्तमान चीन के अंतर्गत भूतपूर्व सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसलिए इसे भूतपूर्व सोवियत संघ कहेंगे। तो चाहे वामपंथी हो, वास्तविक रूप में इन सभी में, मतलब दोनों ही जगह न्यायपालिका सदैव कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है। भाई आप देखिएगा
क्या वर्तमान समय में चीन के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र है? नो, वहाँ वास्तविक रूप में एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल उसका नाम है। तो हमारा निष्कर्ष तो ये है कि वहाँ वास्तविक रूप में सरकार के तीनों ही अंग साम्यवादी दल के अधीन कार्य करते हैं। अरे भाई, वहाँ की न्यायपालिका वही फैसला सुनाती है जैसा कि साम्यवादी दल कहता है, और मीन्स वहाँ विशेषकर जो मुख्य निर्णय लेने वाला होता है वह कार्यपालिका का मुखिया ही तो होता है। और कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, कौन नियुक्त करता है? साम्यवादी दल ही तो होता है सब कुछ। तो सर्वेसर होगी। तो न्यायपालिकाओं का वहाँ में कहेंगे स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं चीन के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद में अगली बात आ रही है इसमें, इनके राजनीतिक दर्शन में किनके? सर्वाधिकारवादी राज्यों में, जिसमें चीन का उदाहरण दे सकते हैं आप, बाकी मैंने दोनों समझा दिया आपको। ठीक है, इनके राजनीतिक दर्शन में मतलब सर्वाधिकारवादी राज्यों के राजनीतिक दर्शन में, इनका जो राजनीतिक दर्शन होता है उसकी बात आ रही है। दर्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्शन में राज्य साध्य और व्यक्ति साधन होता है, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियाँ होती हैं या जो सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियाँ होती हैं, इनके राजनीतिक दर्शन में वास्तविक रूप में ये बात स्पष्ट होती है क्या, कि ये राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं। ये है भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी ही अनुरूप यहाँ न्यायपालिकाएं कार्यपालिका के अधीन रहते हुए कार्य करती हैं। न्यायपालिकाएं कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित होते हैं। न्यायपालिकाएं कार्यपालिकाओं के द्वारा जो फैसला लिया जाता है उस फैसला को ही क्या, उस फैसले को ही वैधता औचित्य पूर्णता प्रदान करते हैं। और इनका तर्क निर्णय ये होता है कि कार्यपालिकाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो जनहित में लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गएंगे। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भी प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएं जहाँ कहीं भी होती हैं वहाँ वास्तविक रूप में जो राज्य होता है साध्य होता है साधन, तो राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। यह आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिकारवादी राज्यों के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति में कौन साध्य साधन होता है, तो क्लियर है, राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। ठीक है, चलिए आप दूसरा प्रकार लेते हैं इसका। मैं आशा करता हूँ आप प्रतिबद्धित न्यायपालिका को ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, ये मैंने इधर आपको समझा भी दिया है, इससे स्पष्ट हो रहा है इसके प्रति प्रतिबद्धित है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई वास्तव में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उदार संविधानवादी व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया गया है, या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी जगह न्यायपालिकाएं स्वतंत्र होती हैं। मतलब उनके संविधानों में ही किसी न किसी रूप में ये प्रावधान कर दिया जाता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। देखिएगा चित्र नंबर 2 से मैंने यहाँ समझाया है स्वतंत्र न्यायपालिका, नोट कीजिएगा। अब यहाँ आप देखेंगे स्वतंत्र अस्तित्व होता है न्यायपालिका का। देखिएगा इधर, मतलब न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है, न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन नहीं है। इधर मैंने ये नहीं दर्शाया कि ये इसके अधीन है, ये नहीं दर्शाया, ये क्रॉस मतलब ये इसके अधीन नहीं है, और ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्धित है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में कार्यपालिका के अधीन न्यायपालिका नहीं होती, बल्कि न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है प्रत्येक दृष्टि से, चाहे भर्ती हो, चाहे इनकी शक्तियाँ हो, किसी भी दृष्टि से ये कार्यपालिकाओं से स्वतंत्र होती हैं, कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। न्यायपालिकाओं की व्यवस्था नहीं होती है कि कार्यपालिकाएं जो भी फैसला ले रही हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, जो भी निर्णय ले रही हैं, न्यायपालिका उनका समर्थन ही करें, नहीं। यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। यदि कार्यपालिका जिस रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा कानून बनाए गए हैं उस रूप में कार्यपालिका उनकी क्रियान्वित नहीं करती हैं, या व्यवस्थापिकाओं के द्वारा संविधान के अनुरूप कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में
व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित करती है और साथ ही कार्यपालिकाओं को भी विशेष चुनौती दी जाती है। पूछा जाता है, कहा जाता है कि आपके द्वारा ठीक से कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार हमें जवाब दे, न्यायपालिका कहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जहाँ कहीं भी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं होती हैं वहाँ न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होती है, कार्यपालिका के अधीन भी न्यायपालिका नहीं होती है, बल्कि स्वतंत्र होती है। अब जैसे इसमें चित्र नंबर 1 में इसका उदाहरण क्या लेंगे हम कि न्यायपालिकाएं प्रतिबद्धित है, तो कहाँ कहाँ है प्रतिबद्धित? वर्तमान चीन के अंतर्गत आप देख सकते हैं चीन, और इसके बाद में हिटलर और मुसोलिनी के समय में जर्मनी और इटली। क्या बोल रहा हूँ मैं? हिटलर और मुसोलिनी के समय में जब ये शासक थे उस समय इटली और जर्मनी में इस प्रकार की न्यायपालिका जो वर्तमान समय में जहाँ कहीं भी स्वेच्छाचारी सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियाँ पूरी दुनिया के अंतर्गत जहाँ कहीं भी सैनिक शासन है, जहाँ कहीं भी तानाशाही शासन प्रणालियाँ हैं, सर्वत्र प्रतिबद्धित न्यायपालिकाएँ हैं। और केवल जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं या जहाँ कहीं भी उदार संविधानवादी शासन प्रणालियाँ हैं वहाँ पर जो न्यायपालिकाएं हो स्वतंत्र न्यायपालिकाएं, वो कार्यपालिकाओं के अधीन नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध कमिटेड नहीं है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे भारत अमेरिका, विशेष एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। भारत और अमेरिका के अंतर्गत जो न्यायपालिकाएं वो बताइए मुझे प्रतिबद्धित हैं या स्वतंत्र हैं? यस, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं। तो मैं आशा करता हूँ ये जो दूसरा इसका प्रकार है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये ठीक से आप समझ गएंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट भी की हैं, यहाँ आप नोट कीजिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका नोट करें। न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य, भाई यहाँ भी मैंने बताया था न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनको न्यायिक वैधता प्रदान करते हैं। यहाँ तो कहाँ प्रतिबद्ध न्यायपालिका में। उसी प्रकार से यहाँ क्या कार्य है देखें, न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य नोट करें। प्रमुख उद्देश्य एग्जाम पूछा जाता है। प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य होता है शासन की निरंकुशता से, देखिएगा, शासन की निरंकुशता से, कार्यपालिका निरंकुश नहीं बन जाए, शासन की निरंकुशता से संविधान, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था की रक्षा करना। मतलब जहाँ कहीं भी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं वहाँ न्यायपालिकाओं का उद्देश्य और कार्य ये है कि कहीं शासन, सरकार, कार्यपालिका निरंकुश नहीं बन जाए, संविधान के अनुरूप कार्य करे। इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहें। इसी के साथ में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था सुचारू रूप में कार्य करे। यह देखना भी न्यायपालिका का कार्य है। विशेष ध्यान रखने की बात आपको, इससे संबंधित कितने प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में किसी भी रूप पूछा जाए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं करनी है यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए हम। अगली बात, विधि का शासन एवं सीमित शासन के सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्यपालिका की निरंकुशता से रक्षा। अर्थात पूरी दुनिया में मीन्स जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं या उदार संविधानवादी शासन प्रणालियां हैं, उन सभी जगह, मैं फिर कह रहा हूँ, स्वेच्छाचारी सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियों में प्रतिबद्ध न्यायपालिका होगी और उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। तो सभी का मतलब केवल यहाँ ये लेंगे कि उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखनी ये बात। तो देखिएगा यहाँ क्या है कि वास्तविक रूप में जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ हैं वहाँ जो न्यायपालिका है वह विधि के शासन और सीमित शासन के सिद्धांत का पालन करते हुए, मतलब न्यायपालिका कानून का शासन और सीमित सरकार के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए कार्यपालिका की निरंकुशता से व्यक्तियों की सुरक्षा करती है। व्यक्तियों के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की न्यायपालिकाएं सुरक्षा करती हैं। ऐसा जहाँ कहीं भी प्रावधान या व्यवस्थाएं होती हैं भाई, उसे कहेंगे आप स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्लियर हो गया। कॉमिटेड प्रतिबद्धित न्यायपालिका वर्तमान समय में चीन में जहाँ कहीं भी सैनिक शासन है वहाँ पर
और विशेषकर हिटलर मुसोलिनी के समय में जर्मनी और इटली में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर न्यायपालिकाएं स्वतंत्र हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है और वह खुल करके वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के कार्यों का निरीक्षण करती हैं और ये देखती हैं कि इनके द्वारा किसी भी रूप में संविधान के विरुद्ध आचरण ना किया जाए, व्यवस्थापिकाओं ने जो भी कानून बनाए उनके अनुरूप उनकी क्रियान्विति की जाए। और जहाँ कहीं भी निरंकुश बनने का प्रयास करती हैं, न्यायपालिकाएँ इनकी निरंकुशता को रोकती हैं। किसके अधीन? ये नहीं है, न्यायपालिका भी ये नहीं है कि तानाशाही बन जाएगी, नो। स्वयं न्यायपालिका भी विधि के शासन और सीमित सरकार के सिद्धांत का पालन करते हुए वास्तविक रूप में कार्यपालिका कहीं निरंकुश ना बन जाए इसके ऊपर नियंत्रण रखती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गई दो प्रकार की न्यायपालिकाएं, प्रतिबद्धित न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये दोनों प्रकार की न्यायपालिकाएं ठीक से समझ में आ गई होंगी। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपने ठीक से इसे समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।